Good morning everyone. Today's our topic is rotational motion, and first of all, in rotational motion we will discuss the different types of motion. For an example, first motion is translational. Oh, what in translation motion, first of all we will discuss about the rigid body. So what is rigid body? Rigid body. What is rigid body? So suppose that if we take this body, and in this body contains different particles. Okay. So let us consider two particles named A and B. Okay. And if we displace it from this position to this position, so it means particle A displace from this to this, and particle B displace from this to this. Okay. So when the displacement of two particles in a body is same, then we said the body does a translatory motion. And what is rigid body? Suppose that when we apply some force on this body like this, but due to these forces, the initial gap between the particle B and particle A is this, but when we apply these forces, there is no change in the gap between A and B. A and B are the two particles, so we said the body is rigid. For an example, अगर आप ये जैसे मैं पेन ले रहा हूँ, अगर मैं इस पेन के दो पार्टिकल्स मैं टेक कर रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, इनके बिटवीन का गैप ये फुल है. अब अगर मैं इस पे इस साइड से ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूँ, दोनों तरफ से पुश करता हूँ, तो ये दोनों का गैप आपका रिड्यूस नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा. तो आप इस बॉडी को बोल सकते हैं रिजिड बॉडी. ओके. वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में मोस्ट रिजिड बॉडी आपकी कौन है? नेचुरली डायमंड. लेकिन परफेक्टली रिजिड कुछ नहीं है, यानी ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जिस पे आप कंप्रेसिव फोर्स या एक्सपेंड के लिए फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी में पार्टिकल्स के बिटवीन जो आपका गैप है वो चेंज ना हो. हर बॉडी में वो चेंज हो सकता है. तो देयर इज़ नो परफेक्टली रिजिड बॉडी. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड बॉडी आपकी जो होती है वो आपकी होती है सॉफ्ट बॉडी. ठीक है. इसमें आपने सॉफ्ट बॉडी को, या फिर मैं सॉफ्ट बॉडी का नेम ना लेके मैं यहाँ पे इलास्टिक बॉडी का नेम ले रहा हूँ. तो इलास्टिक बॉडी क्या है? सपोज दैट आपने एक बॉडी ली, एक आपने ऑब्जेक्ट वायर ले ली, ये इसकी लेंथ L है, और आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो इस डायरेक्शन में, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है लाइक दिस. ठीक है. तो जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इस फोर्स ने क्या किया? इस फोर्स ने इसकी लेंथ को चेंज कर दिया. तो दिस फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है. तो ये जो फोर्स है आपका, ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया है. अब आप इस फोर्स को रिमूव करें तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए. When we remove deforming force from the body, then it acquires its original shape. Then this body is called perfect elastic body. ठीक है. This one is called perfectly elastic body. But पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है. कोई
ऐसी बॉडी ले लें हम जिसमें हम फोर्स अप्लाई करें, उसकी शेप चेंज हो जाए और फोर्स रिमूव करते ही उस बॉडी की ओरिजिनल शेप हमारी आ जाए, वो गेन कर ले। ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ आपको फील होती है जस्ट लाइक अ रबर बैंड। अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बट आप जब उसके फोर्स को रिमूव करते हैं, जो आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जब आप वो रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। ऐसा आपको फील होता है, हम लोग को फील होता है, बट उसकी लेंथ एग्जैक्ट वो रिगेन नहीं करता, थोड़ी सी लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इलास्टिक बॉडी आप मान सकते हैं स्टील को। स्टील जो होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, मैक्सिमम इलास्टिसिटी उसके अंदर होती है। यानी अगर आप स्टील वायर को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो वो लेंथ में इंक्रीज होगी, और जब आप उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगी, नियर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी आप स्टील को ले सकते हैं। ऐसे ही बैम्बू जो होता है, बैम्बू को भी आप इलास्टिक बॉडी ले सकते हैं, बहुत अच्छा इलास्टिक होता है वो भी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है हमारी प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी की क्वालिटी क्या होती है कि सपोज दैट आपने ये एक बॉडी ली, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, और इस बॉडी की शेप इस टाइप में हो गई। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, जब आप इसमें इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगी। आपने जब फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी की शेप ये हो गई, बट जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो इस बॉडी की शेप में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस बॉडी को आप प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे आपकी क्ले होती है, तो जो क्ले होती है, क्ले क्या करते हैं, क्ले में जब आप कुछ करते हैं तो शेप बन जाती है, और जब आप अपने फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो शेप रीगेन नहीं, वो शेप ऑलरेडी परमानेंटली बनी रहती है। तो क्ले को आप परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी बोल सकते हैं। इस यूनिवर्स में परफेक्ट इलास्टिक कोई नहीं है, परफेक्ट प्लास्टिक भी कोई नहीं है, और परफेक्ट रिजिड बॉडी भी कोई नहीं है। तो आज हम लोग जो टॉपिक रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे वो आपके रिजिड बॉडी के लिए है। तो रिजिड बॉडी में आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रिजिड बॉडी मोशन करती हैं वो हमारे दो टाइप्स के करती हैं। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मोशन एंड सेकंड है आपका रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बट मैं आज इसे फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ट्रांसलेटरी मोशन आपका क्या होता है, जो ट्रांसलेटरी मोशन है आपका ये है क्या बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोशन इज ट्रांसलेटरी इफ एनी स्ट्रेट लाइन इनसाइड द बॉडी कीप द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोशन एंड ऑल द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द बॉडी मूव अलोंग पैरेलल पाथ। ठीक है, और जैसे ये बॉडी थी, इसमें मैंने ये दो पार्टिकल ले लिए हैं, और भी पार्टिकल्स हैं बट मैं ये दो पार्टिकल्स ले रहा हूँ। अब आप इस बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव कराते हैं तो ये दोनों पार्टिकल्स भी आपके इस टाइप में डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, तो दिस मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि दोनों के डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है। ठीक है, दोनों के पाथ आपके पैरेलल थे। इस तरह हर पार्टिकल का पाथ आपका इसके क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो आप इस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन का नेम दे सकते हैं। अब ट्रांसलेटरी मोशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर एंड दूसरा होता है आपका कर्वीलिनियर। तो व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर इज आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन एंड कर्वीलिनियर इज आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन। तो
इन रेक्टिलिनियर मोशन जो पाथ हैं, जो ये पाथ आपके थे ये स्ट्रेट लाइन में ही थे, ठीक है। जैसे कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दोनों ही आपके रेक्टिलिनियर के एग्जांपल हो जाएंगे। बट इन कर्वीलिनियर में क्या होगा, जो आपका पाथ होगा वो कर्विकल लाइंस के फॉर्म में होगा, ठीक है। और एन एग्जांपल मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग on a curved path under gravity just like a projectile motion, ठीक है। तो उसका पाथ भी आपका कैसा है, ट्रांसलेटरी है बट कर्वीलिनियर है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास पैरेलल नहीं है। बॉडी का जो पाथ है वो कर्व में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। पाथ हमारे पैरेलल तो है बट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन के दो पार्ट्स थे, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। अब आपका जो पार्ट आपको रोटेशन मोशन में पढ़ना है वो है आपका रोटेशनल मोशन। तो मोशन इज रोटेशनल अराउंड एन एक्सिस। मोशन रोटेशन के लिए आपको एक एक्सिस चाहिए होती है, व्हेन जिसके अराउंड सभी पार्टिकल्स किस में मूव करते हैं। सपोज दैट ये बॉडी है आपकी, और इस बॉडी में आपने एक नेल्स फिक्स कर दी है वॉल से, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब जब बॉडी यहाँ पे रोटेट करेगी तो ईच एंड एवरी पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जिनकी रेडियस डिफरेंट होंगी, ठीक है। बट जितने भी पार्टिकल्स के पाथ होंगे, इन सारे पाथ का जो सेंटर होगा वो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा, ठीक है। तो जैसे एक टॉप है हमारा, जब स्पिन करता है तो टॉप में जो नेल लगी होती है, पॉइंट होता है, वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। और जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब किस में मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि रोटेशन मोशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट ऑफ रोटेशन होना चाहिए, सेकंड एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए, थर्ड जब बॉडी रोटेट करेगी तो थर्ड पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सारे के सारे पार्टिकल्स किस में होंगे, रोटेशन मोशन में, सर्कुलर मोशन में होंगे। केवल वो पार्टिकल जो इस एक्सिस के ऊपर हैं, केवल ये पार्टिकल ही आपके रेस्ट में रहेंगे, बाकी सब पार्टिकल आपके क्या कर रहे होंगे, रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। सारे पार्टिकल्स का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, और सारे सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा, ठीक है। ये पॉइंट हुआ क्लियर। इसके बाद जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए की पॉइंट होगा। जब बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ये डिस्क ले लूँ और ये डिस्क में इसके सेंटर से ये एक एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। अभी बॉडी रोटेट नहीं कर रही, मैं ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर आपका ये है। अब ये बॉडी सपोज करिए एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो ये बॉडी जब रोटेट करेगी तो सपोज दैट आफ्टर टी टाइम इंटरवल ए आपका ए डैश पे आ जाता है, तो इस बिटवीन, ठीक है। और एक पार्टिकल मैंने ये बी लिया है, आफ्टर टी टाइम इंटरवल जब ए डैश पे आ जाएगा तो बी आपका आ जाएगा बी डैश पे। दोनों ही केसेस में ए ने और बी ने जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट x1 and this one is x2. Linear displacement of A is x1 and the linear displacement of B suppose that x2. दोनों डिस्प्लेसमेंट आपके डिफरेंट हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केसेस के लिए क्या है, सेम है। तो क्या चीज़ आपकी सेम हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपके लिए सेम हो गया,
बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये आप दोनों हर पार्टिकल के लिए क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी बॉडी रोटेशन मोशन में होती है तो उसके बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सारे पार्टिकल्स के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है इन अ गिवन टाइम इंटरवल, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका डिफरेंट होगा अगर दोनों पार्टिकल्स की एक्सिस से डिस्टेंस डिफर है तो। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल बी था, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस ये है। अब मैं सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पार्टिकल आर सी ले लेता हूँ, सेम टाइम इंटरवल में ये जो सी होगा ये भी सेम डिस्प्लेसमेंट x2, लेकिन ये डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगा, डायरेक्शन इसकी अलग हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटीज़ आएंगी। सो आप बोल सकते हैं लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी बट एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो लीनियर एक्सीलरेशन डिफरेंट होंगे हर पार्टिकल के, बट एंगुलर एक्सीलरेशन हर पार्टिकल का सेम होगा। तो रोटेशन मोशन के जो की पॉइंट है वो आपको माइंड में रखने हैं कि जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेशन मोशन करती है तो उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स हमारे सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, जिनके पाथ का सेंटर जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, बॉडीज़ जब रिजिड बॉडी रोटेशन मोशन में होगी तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे एक्सिस से, तो उनके लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर पोर्शन जितने भी हैं, चाहे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे लीनियर वेलोसिटी हो, चाहे लीनियर एक्सीलरेशन हो, ये डिफरेंट होंगे। जबकि एंगुलर पोर्शन क्या होंगे, सब पार्टिकल के लिए सेम इन अ गिवन सेम टाइम इंटरवल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये आपके लिए सेम जाएगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, ये सेम जाएंगे, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सीलरेशन ये आपके लिए डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के बिहाफ पर आज हम लोग, जैसे हम लोग ने लीनियर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने ड्राइव करी थी इंटीग्रल फॉर्म से, वैसे ही आज हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन डेरिवेट करेंगे। नेम है रोटेशनल काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन जो आपकी है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारी है वो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होती है। यहाँ पे आपका ओमेगा क्या है, इनिशियल ओमेगा जो आपकी है ये आपकी ओमेगा नॉट, ये तो ओमेगा है, ओमेगा आपकी होती है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट आपकी क्या है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, टी आपका टाइम है। ये इक्वेशन काइनेमैटिक्स लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन के बिल्कुल टैली करती है, जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था। तो बिल्कुल उसी प्रोसीजर से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। तो जब टाइम आपने मोशन स्टार्ट किया तो टी ज़ीरो लेते हैं, उस कंडीशन पे आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, एंड फाइनली जब टाइम आपका कितना हो गया, फाइनल टाइम टी हो गया, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, तब आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर लें इक्वेशन फर्स्ट को, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी आपकी इनिशियल ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा,
तो लिमिट ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपका टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में आप 1 को ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा के रिस्पेक्ट में ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी ओमेगा नॉट टू ओमेगा, इसमें आ जाएंगे तो अल्फ़ा आपका कांस्टेंट है, ये आउटसाइड आ गया। 1 के रिस्पेक्ट में 1 का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t 0 टू t, इनिशियल अपर लिमिट लोअर लिमिट और दोनों को सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को सब्ट्रैक्ट। सो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा t। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा t। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब आप सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, विच इज़ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है आपका, इस टी टाइम इंटरवल में जिसमें आपने वेलोसिटी ओमेगा टू ओमेगा नॉट चेंज हुई, इस टी टाइम इंटरवल में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट टेक किया, थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी आप जानते ही हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी। तो जब आपने टाइम मोशन स्टार्ट किया था तो इसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर 0 था, और फाइनली टी टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया थीटा। तो आप इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, इस साइड 0 टू थीटा डी थीटा ओमेगा डी टी, एंड यहाँ पे t की वैल्यू 0 एंड फाइनल टाइम t। आप 1 को इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन थीटा ही आएगा, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट। अब यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट था नहीं तो आप इसे आउटसाइड नहीं ले सकते, तो आप इसके लिए जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, वो यूज़ करेंगे। डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, तो यहाँ रिप्लेस कर लेंगे अपर लिमिट से, फिर लोअर लिमिट से, तो ये पार्ट आएगा। ओमेगा नॉट इज़ नॉट अ वेरिएबल, तो इसे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा नॉट इंटू टी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा, और टी के रिस्पेक्ट में टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2, ये पूरा पोर्शन आएगा। देन लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो रिप्लेस करिए अपर लिमिट से, तो ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे यानी 0 से, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो उसको आगे माइनस कर दिया। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद हमारा थर्ड आती है, थर्ड इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा थीटा। दिस वन इज़ द थर्ड इक्वेशन। ये भी बिल्कुल उसी लीनियर इक्वेशन की तरीके ही है, तो इसके लिए आपको अल्फ़ा को थोड़ा सा इंटरचेंज करना होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, आपने पहले से ही पढ़ा है। अगर मैं डी थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी विच इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस वन इज डी ओमेगा बाई डी थीटा। So from this we get alpha d theta is equal to omega d omega. इनिशियल टाइम व्हेन 0 था तो इनिशियल एंगल आपका 0 था, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइनल टाइम t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई ओमेगा, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, ओमेगा नॉट। तो यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, अल्फ़ा डी थीटा
0 to theta, and this side omega d omega omega नॉट टू ओमेगा, तो अल्फा आउटसाइड आ जाएगा 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थीटा एंड 0 थीटा, ओमेगा आउटसाइड आ जाएगा नहीं, क्योंकि ओमेगा का ओमेगा के रिस्पेक्ट में करना है, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फ्रॉम हियर वी गेट थीटा माइनस 0, फ्रॉम हियर 1/2 कम्स आउटसाइड, अपर लिमिट ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा थीटा एंड हियर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो वी गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। तो ये आपकी रोटेशनल मोशन की 3 इक्वेशंस हैं। ये तीनों का डेरिवेशन आपके एकेडमिक लेवल में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए सब कुछ चेंज हो रहा है, लीनियर पार्ट का मैंने यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि लीनियर पोर्शन रोटेशन मोशन में हर पार्टिकल के लिए क्या होता है, सेम होता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, इतना वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इसे देखिए, अगर कोई कम डाउट हो तो कमेंट करिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके देन, गुड बाय।